नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी और भगत सिंह इन दोनों की कहानी आज के दिन एक बहुत बड़ी पहेली बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये वो पहेली है जो सुलझाना तो दूर लेकिन हर कोई अपने आप को एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन मानकर इस पर अपने अलग अलग विचार रखकर एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर हमें सुना रहे हैं। लेकिन आज हम आपको गांधी जयंती के इस मौके पर हिस्ट्री के उस पन्ने से जोड़ने की कोशिश करेंगे जो सच है और इस पूरी कहानी की असलियत आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगे तो हमारे चैनल स्टे अपडेटेड बाय वेदांत को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1919 में एक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कई देशभक्त भी इस मूवमेंट का हिस्सा थे। लेकिन इस मूवमेंट को गांधी जी द्वारा विड्रॉ कर दिया गया 1992 में, क्योंकि वहाँ पर चोरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जहाँ ब्रिटिश की एक पुलिस चौकी को भारतीयों द्वारा जलाया गया। लेकिन महात्मा गांधी वायलेंस के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को रद्द कर दिया। लेकिन ये चीज़ हमारे कई देशभक्तों को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि जब हम इतनी जोश में थे और ये मूवमेंट इतनी बड़ी हो चुकी थी तो गांधी जी को इस मूवमेंट को रद्द नहीं करना चाहिए था। इसलिए इन देशभक्तों ने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक अलग राह पर चलना पसंद किया और तब भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ी घटना ये होती है कि साल 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे उसे रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करवाया और उसमें हमारे एक और देशभक्त लाला लाजपत राय की मौत हो गई। अब इस बात का भगत सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस सुप्रिटेंडेंट स्कॉट को मारने के लिए एक योजना बनाई। लेकिन उनके एक साथी की गलती की वजह से 21 साल के पुलिस अधिकारी सैंडर्स की यहाँ पर हत्या हो गई, जिसके बाद वो किसी तरीके से वहाँ से भाग निकले और पुलिस के हाथ नहीं आए। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने दोबारा हमला किया ब्रिटिश असेंबली पर। अब यहाँ पर वो किसी को मारना नहीं चाहते थे, वो केवल इस धमाके की गूंज ब्रिटिश सरकार तक पहुँचाना चाहते थे। लेकिन इस धमाके के बाद वो भागे नहीं, उन्होंने खुद अपने आप को अंग्रेज़ों के हाथों सौंप दिया। और जैसे ही भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से एक रिवॉल्वर मिली, जिससे आगे जाकर ये साबित हुआ कि सैंडर्स की हत्या इसी रिवॉल्वर से हुई थी। और इसलिए असेंबली पर बमबारी के चलते और सैंडर्स की हत्या के चलते उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, जैसे ही भगत सिंह को पकड़ा जाता है, ब्रिटिश सरकार इन रिवॉल्यूशनरीज़ को दबाने के लिए कई और ऐसे एक्शंस लाती है जिसमें और लोगों को जेल में बंद किया जाता है, इंक्लूडिंग राजगुरु एंड सुखदेव। लेकिन इसी बीच भगत सिंह हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। वो चाहते थे कि प्रिजनर्स को एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जाए, यानी कि बेहतर खाना, अच्छा टॉयलेट, पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें एक प्रिजनर्स को मिलनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। लेकिन ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि उन्हें एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर करके ट्रीट किया जाए, वो उन्हें बाकी सारे आम प्रिजनर्स की तरह ही ट्रीट करना चाहती थी। लेकिन इस हंगर स्ट्राइक की वजह से भगत सिंह देश के एक नेशनल आइकॉन बन चुके थे। उनकी देशभक्ति की ये कहानी सुनकर लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे और भगत सिंह की फांसी को रोका जाए ऐसी मांग जोरों शोरों से बढ़ रही थी। लेकिन उसी बीच भगत सिंह के एक साथी जतिन दास, इनकी 61 डेज़ की हंगर स्ट्राइक की वजह से उनकी मौत हो जाती है, जिसके कारण लोगों में गुस्सा और तेज़ी से बढ़ने लगता है। लेकिन भगत सिंह अपनी हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू रखते हैं और 116 दिन बाद, यानी कि लगभग 4 महीने बाद, वो अपने पिताजी से मिलकर अपनी इस स्ट्राइक को तोड़ते हैं। लेकिन इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं ब्रिटिश सरकार के प्रिजनर्स के प्रति बर्ताव के खिलाफ। और भगत सिंह की दिन ब दिन बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देख ब्रिटिश सरकार काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वाइसरॉय इरविन एक इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं ताकि भगत सिंह को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। और जल्द से जल्द एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है और एक ट्रिब्यूनल बिठाकर भगत सिंह के ट्रायल को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाती है। इस ऑर्डिनेंस को किसी का सपोर्ट नहीं था, ना ही पार्लियामेंट और ना ही असेंबली का। इसलिए भगत सिंह की ये फांसी जो दी गई थी वो आज भी इल्लीगल मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर आता है महात्मा गांधी जी का रोल। उन्होंने वाइसरॉय को एक चिट्ठी लिखकर भगत सिंह के ऊपर चलाए गए इस ट्रायल का विरोध किया। गांधी जी को ये पता था कि अगर उन्होंने भगत सिंह की फांसी को रोकने का प्रयास नहीं किया तो भारतीय लोग और आम तौर पर कांग्रेस के युवा लोग नाराज़ हो जाएंगे। इसीलिए
गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को कम करने के लिए तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयशंकर और श्रीनिवास शास्त्री को वॉइसरॉय के पास भेजा था, लेकिन इस बातचीत का वॉइसरॉय पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद फिर महात्मा गांधी जी ने 23 मार्च 1928 को एक निजी पत्र लिखा था वॉइसरॉय को और भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को रोक लगाने की वहाँ पर अपील की। और इस बात का जिक्र गांधी जी की माई लाइफ इज़ माई मैसेज इस किताब में भी किया गया है। फिर 17 फरवरी 1931 को वॉइसरॉय इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात करी गई, मगर यहाँ पर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सज़ा पाने वाले भगत सिंह और उनके साथियों को माफ़ी नहीं मिली। अब यहाँ पर गांधी जी को लगा कि फ़िलहाल फांसी रोकने की बजाय उनकी तारीख को आगे ढकेला जाए, ताकि आगे जाकर इस पर कोई ना कोई हल तो निकल ही जाएगा। इसलिए गांधी जी एक और लेटर वॉइसरॉय को लिखते हुए कहते हैं कि अगर फैसले पर थोड़ी भी विचार करने की गुंजाइश है तो आपसे प्रार्थना है कि भगत सिंह की इस फांसी को वापस लिया जाए या फिर इस पर विचार करने तक स्थगित किया जाए। लेकिन इसी दौरान ये सवाल उठाया जाने लगा कि जिस समय भगत सिंह और उनके दूसरे साथियों को सजा दी जा रही है, तब ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। और इस मसले से जुड़े सवालों के साथ हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर पर्चे बांटे गए। साम्यवादी इस समझौते से नाराज थे और वो लोग सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन सब को यहाँ पर फांसी दी गई। और इसके बाद जैसा गांधी जी ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला। गांधी जी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए गए और गांधी जी के नाम पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। लेकिन यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि मैं जितने तरीक़ों से वॉइसरॉय को समझा सकता था मैंने वो कोशिश की। मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी वो मैंने इस्तेमाल की। 23 तारीख की सुबह मैंने वॉइसरॉय को एक निजी पत्र भी लिखा था जिसमें मैंने समझाने की उन्हें कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। लेकिन यहाँ पर एक तरीका था जिससे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को यहाँ पर रोका जा सकता था, और वो था मर्सी पिटीशन, यानी कि भगत सिंह को अपना माफ़ीनामा लिखने के लिए कहा गया। उनके लॉयर्स ने उन्हें इसके बारे में बहुत समझाया कि आप आपका एक माफ़ीनामा लिखो। गांधी जी ने भी भगत सिंह को माफ़ीनामा लिखे ऐसा समझाने के लिए असफ अली को उनके पास भेजा था। लेकिन भगत सिंह ने वहाँ पर एक पिटीशन लिखी, मगर वो मर्सी पिटीशन नहीं थी, बल्कि उन्होंने उस पिटीशन में कहा कि हमारे साथी मिस्टर दास, भगवती चरण और चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। अब हमारी बारी है और हम अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम को मानते हैं और हमें कोर्ट का हर फैसला मंजूर है जो कोर्ट ने हमारे लिए दिया है। बल्कि उन्होंने कहा कि उन्हें फांसी नहीं, उन्हें गोली मारकर मार दिया जाए और यही उनकी सज़ा होगी, ऐसा भगत सिंह ने उस पिटीशन में लिखा था। अब यहाँ पर दोस्तों हमें उनकी शूरवीरता को नमन करना चाहिए। उन्होंने अंग्रेज़ों के आगे झुकना तो दूर, माफ़ी मांगना तक पसंद नहीं किया। इसलिए शायद आज भी भगत सिंह यह नाम हमारे देश में गर्व से लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि गांधी जी ने भगत सिंह के कृत्य का सपोर्ट नहीं किया, पर उनकी फांसी रोकने के लिए उन्होंने जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। लेकिन वॉइसरॉय इरविन पर ऊपर की ब्रिटिश सरकार का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसीलिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को नहीं रोका गया। लेकिन यहाँ पर कई लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर केवल और केवल पॉलिटिकल एजेंडास के लिए उस महात्मा को बदनाम करने पर तुले हैं, जिसके कारण हमारे देश को पूरे वर्ल्ड में एक अलग पहचान मिली है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि भगत सिंह ने जब अपने पिता को आखिरी चिट्ठी लिखी थी तो वो उन्हें गांधी जी के राह पर चलने के लिए कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस इन जैसे महान नेताओं ने महात्मा गांधी जी को भारत के राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। इसलिए गांधी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना यानी कि इन नेताओं के विचारधाराओं का अपमान करना होगा। तो इसीलिए अगर आपको सच में महात्मा गांधी जी के विचारों को समझना है तो आपको वो एंशंट हिस्ट्री पढ़नी होगी जो महात्मा गांधी जी ने खुद लिखी है, जो वॉइसरॉय इरविन ने अपनी बुक
वॉइस रॉयलिटी ऑफ लॉर्ड इरविन इस किताब में लिखी है और जो भगत सिंह ने खुद जेल में बैठकर अपनी राइटिंग्स में लिखी है, तब जाकर हम महात्मा गांधी जी के उन विचारों को समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम आपको उन हिस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। सिर्फ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ये ज़रूर बताइए कि आप किस टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहते हैं। हम उस टॉपिक की हिस्ट्री को आप तक लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए।